हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग मैप की बेसिक बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि मैप में होते कितने प्रकार के हैं, एटलस क्या होता है, अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, कितने महादेश हैं, कितने महासागर हैं, उनके कुछ पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, तो अगर मैं बोलूँ कि मानचित्र होता क्या है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये मैं हूं और मेरा ये रफ डायग्राम है, तो ये मेरा मानचित्र हो गया, ठीक है, या फलाने का ये मानचित्र है। तो किसी भी चीज़ का अगर आप रफ डायग्राम ड्रॉ करते हो, रफ डायग्राम, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे मानचित्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल होता है कि मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। मानचित्र भी हम लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी बुक स्टॉल पे जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के मानचित्र देखने को मिलता है। तो क्या वो सभी मानचित्र एक जैसे होते हैं या एक ही बात को इंडिकेट करते हैं, तो जवाब है नहीं। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला, अगर आपने देखा हो तो एक मानचित्र होता है राजनैतिक मानचित्र, जिसे हम लोग पॉलिटिकल मैप भी बोलते हैं। दूसरा जो मानचित्र होता है वो होता है भौगोलिक या प्राकृतिक मानचित्र। दोनों का मतलब एक ही हुआ, भौगोलिक या प्राकृतिक मानचित्र, ठीक है। इसे हम लोग अंग्रेजी में फिजिकल बोलेंगे। और तीसरा जो मानचित्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप, या इसे हिंदी में बोला जाए तो विषय सूचक, विषय सूचक मानचित्र। इसके अलावा भी कई सारे बुक्स में दिया जाता है, जैसे एक ब्लैंक मैप की चर्चा की जाती है। तो ब्लैंक मैप का मतलब हुआ जिसमें हम इन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि राजनीतिक मानचित्र किसे बोलेंगे। देखिए, तो आपने अगर कभी नोटिस किया हो, अगर आपने कभी मानचित्र को गौर से देखा हो, तो राजनीतिक मानचित्र जब आप देखोगे ना, तो अगर आपने मान लो भारत का, मैं एक नक्शा लेने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए भारत का नक्शा या किसी भी राष्ट्र का नक्शा लेते हैं, हम लोग उससे समझ सकते हैं इन चीज़ों को। देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास ये मानचित्र है उदाहरण के लिए, ठीक है। ठीक, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। उम्मीद है आप लोग को ये दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, अगर आप इसमें देख पा रहे होगे ना, जैसे ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट, इस मैप को मैं देख करके ये बता सकता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बाउंड्री किन किन देशों के साथ लगती है। तो ये हमारा जो मानचित्र होगा वो कैसा होगा, राजनीतिक मानचित्र। मतलब वैसा मानचित्र जिसमें किसी देश, किसी राज्य, किसी जिला, यहाँ तक कि अगर आप प्रखंड तक भी जाओ, प्रखंड तक की सीमाओं को दिखाया जाता है। यदि किसी मानचित्र में आपको देश की दुनिया, आप किसी मानचित्र को देख करके ये बता सकते हो कि हाँ, बिहार राज्य जो है वो नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ लग रहा है। ऐसे ही मान लीजिए भारत है, तो भारत के कुल 8-9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें किसी की 7 स्थल वाले हैं और 2 जल वाले हैं। अगर आप उनको देख करके ये बता पा रहे हो कि हाँ, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और मान लीजिए म्यांमार है, तो इन सभी को अगर आप बता पा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि वो मानचित्र कैसा होगा, राजनीतिक मानचित्र होगा, ठीक है। फिर सवाल होता है कि प्राकृतिक मानचित्र क्या होता है। तो प्राकृतिक मानचित्र जो होते हैं ना, जिसमें हम, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें कि हम लोग सीमाएं तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये फलाने वाली जगह पे ना एक पहाड़ हो सकता है, इस वाली जगहों पे ना एक जंगल हो सकते हैं। तो जहाँ पे पहाड़, पठार, जंगल और भी नदियाँ, पानी, इन सभी स्रोतों के बारे में बताया जाएगा, वो मानचित्र हमारा क्या कहलाएगा, उस मानचित्र को हम लोग प्राकृतिक मानचित्र बोलेंगे। यहाँ तक उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा विषय सूचक मानचित्र, कि विषय सूचक मानचित्र बोलते किसको हैं। तो मान लीजिए कभी आप अगर रेलवे गए होगे, तो रेलवे में आप रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा एक नक्शा टंगा होता है,
और वो केवल उस रूट को दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपके रेल रूट रही होगी, मान लीजिए एक रेल रूट यहाँ से ऐसे निकला, एक ऐसे निकला, इसमें आप नदी वगैरह झरने वगैरह तो नहीं बता पा रहे हो, लेकिन आप इस नक्शे को देख करके ये चीज़ बता रहे हो ना कि ये जो नक्शा है वो किसी खास विषय के बारे में है। वो खास विषय आपका रेलवे हो सकता है, या आपका मेट्रो रूट हो सकता है, कोई सड़क मार्ग के बारे में बताया जा सकता है, कोई मानसून के बारे में बताया जा सकता है, कहाँ वर्षा अधिक होती है उस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है। तो वैसा मानचित्र जो किसी खास विषय, मैंने क्या बोला, जो किसी खास विषय के बारे में बताता हो। वो खास विषय कुछ भी हो सकता है, रेलवे हो जाए, मेट्रो हो जाए, सड़क हो जाए, मानसून हो जाए, इनमें से कुछ भी। तो वैसे मानचित्र को हम लोग क्या बोलेंगे, थीमेटिक मानचित्र। उम्मीद है आप ये 3 पॉइंट तो समझ गए होंगे। और अब कभी आप मैप की दुकान पे या किताब वाली दुकान पे जाना तो आप इस चीज़ को नोटिस करना कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने मैप तो देख लिया भाई, तो सवाल उठता है कि एटलस क्या है। एटलस भी आप लोग सुना होगा आपने नाम। तो देखो, हर प्रकार के मानचित्र को अगर लिया जाए, जैसे राजनीतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, विषय सूचक मानचित्र, और उन सभी मानचित्रों का अगर संग्रहण करके किताब के फॉर्मेट में दे दिया जाए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि वो क्या कहलाएगा। तो मैं बोलता हूँ मानचित्र का संग्रह। मानचित्र मतलब सभी प्रकार के मानचित्र का संग्रह क्या कहलाएगा, एटलस कहलाएगा। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसीलिए आप जब देखते होगे ना, एक किताब आती थी, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है, एक किताब आती थी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। तो उस वक्त तो ये बात समझ में नहीं आ पाती थी कि ये एटलस क्यों लिखा हुआ है, बट एटलस का मतलब ही क्या होता है, मानचित्र का संग्रहण। तो उसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। अगर आपने ये कभी पुस्तक देखी हो तो आपको ये बात समझ में आप समझ पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग चलें, हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं, तो देखिए इस दुनिया में कुल महादेशों की संख्या कितनी है। कुल महादेशों की संख्या है 7 और कुल महासागरों की संख्या है 5। आइए हम लोग उन सभी को एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, ये मैप उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ, ठीक है। देखिए, हाँ, ये सभी ये मैप आप लोग को दिख रहा है। मैंने क्या बोला अभी आपसे, हमारे जो हम जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में कुल महादेशों की संख्या कितनी है। कुल महादेश है 7, ठीक है। कुल महादेश की संख्या है 7 और कुल महासागरों की संख्या है 5। अब एक एक करके समझते हैं कि ये 7 महादेश कौन है और उन महादेशों की विशेषता क्या है, इस बात को भी समझेंगे। देखो, रसिया ऐसा देश है जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। कुल 3 ऐसे देश मैं आपको बताऊंगा। जैसे रूस है, तो रूस एशिया में भी है और इधर भी है। आप नीचे देखोगे तो एक देश दिखेगा आपको, टर्की। टर्की का 97% हिस्सा जो है वो एशिया में है, लेकिन 3% हिस्सा यूरोप में है, इसलिए ये भी माना जाता है कि ये देश किधर है, दोनों तरफ है। फिर मिस्र में भी देखोगे ना, तो मिस्र का एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो अफ्रीका में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ता है। ये सभी चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिएगा आप लोग, पहला जो महादेश है ना हमारा, ये वाला, इस महादेश को हम लोग क्या बोलेंगे, एशिया, ठीक। तो पहला हमारा महादेश कौन सा हो गया, एशिया। इधर वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे होगे, इसे हम लोग बोलते हैं यूरोप। तो दूसरा महादेश हो गया हमारा यूरोप। नीचे का जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम लोग अफ्रीका। चौथा महादेश जो इस तरफ हमें दिखता है, इसे हम लोग उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं। नीचे की तरफ जो आपको एक देश दिख रहा होगा, ये हिस्सा, इसे हम लोग, ये हमारा 5वां है और इसे हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, या अंग्रेजी में से बोला जाए तो साउथ अमेरिका, ठीक है। छठा, 6th नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे। छठे वाले महादेश को बोला जाता है ओशियन का। तो बोलोगे ये तो गलत मैंने पढ़ा दिया। मैंने गलत नहीं पढ़ाया। देखो, ओशियन का जो महादेश है ना, आप समझने का प्रयास करना, इसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, ओशियन का। लेकिन ओशियन का को भी आगे चल के 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
पहला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशिया। पहला हिस्सा क्या हो गया? पॉलिनेशिया। अगर आपने ऑक्सफोर्ड की आपके पास बुक होगी तो आप उस पर जाके निकाल करके देखना, ये चारों पॉइंट आपको वहाँ लिखे दिख जाएंगे। पॉलिनेशिया। दूसरा होता है मेलानेशिया। तीसरा होता है माइक्रोनेशिया। और चौथा जो होता है वो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। बट समस्या क्या है ना, देखो कई सारी बुक्स में ओशियन का ना दे करके सीधा ऑस्ट्रेलिया दिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट होता क्या है, इन चारों में जो सबसे बड़ा होता है ना उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसी का नाम दे देते हैं कई बार, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया भी। फिर अगर आप नीचे की दिशा में देख पाओगे ना, इस दिशा में यहाँ पर भी एक महादेश है जिसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, तो हमारे पास कुल महादेश हमने कितने पढ़ लिए? 7। अब इनकी विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, आपसे अगर सवाल पूछा जाए एशिया में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑब्वियस सी बात है क्षेत्रफल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, जनसंख्या के मामले में ये प्रथम स्थान रखता होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास किस महादेश में हुआ, मानव सभ्यता का प्रथम विकास, तो वो आपको दिखेगा एशिया महादेश के अंदर ही। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं अफ्रीका, अफ्रीका को क्या बोला जाता है? अफ्रीका को हम लोग अंध महादेश भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, अंध महादेश क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना विकास इनका होना चाहिए था उतना विकास हो नहीं पाया। दूसरा, सबसे अधिक देशों की संख्या भी कहाँ है? सबसे अधिक देशों की संख्या भी कहाँ मिलती है? अफ्रीका के अंदर ही। कुल 54 देश हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर। आप देख पा रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, अगर इनको काउंट करोगे तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाती है? 54। ठीक है, अगर आपसे फिर पूछा जाए कि पहला मानव, इंसान है हम लोग, तो पहला मानव जो है वो किस महादेश में आया होगा? तो पहला मानव की उत्पत्ति माना जाता है कि वो कहाँ पे हुई होगी? अफ्रीका के अंदर हुई होगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको अफ्रीका से याद रखने चाहिए। फिर यूरोप के बारे में, यूरोप जो है लगभग विकसित देशों का एक समूह होता है। तो विकसित देशों का समूह अगर पूछा जाएगा तो आप उसमें क्या मान सकते हो? का समूह। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि इधर भी तो सब विकसित होंगे, उत्तरी अमेरिका वाले नहीं। मैक्सिको, ये जो आपको कैरिबियन कंट्री दिख रहे हैं ये उतने ज़्यादा रिच नहीं है। यूएसए नो डाउट अभी वर्ल्ड का सुपर पावर है, बट नीचे वाले देशों को आप देखोगे ना तो वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो नॉर्थ अमेरिका से क्या सवाल बन सकता है आपके लिए? सवाल ये बन सकता है कि इनके सभी देश, कि कौन सा ऐसा महादेश है जिसके सभी देश समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं? इनके सभी देश समुद्र के साथ सीमा साझा करेंगे। ये तो ये पॉइंट बनेगा आपसे, तो ये सवाल हो गया। तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? नॉर्थ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जाएगा पक्षियों का महादेश, पक्षियों का महादेश, अमेजन जंगल भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो पक्षियों का महादेश किसको बोलेंगे? दक्षिणी अमेरिका को। ओशियनका से अगर सवाल पूछा जाता है तो सवाल ये होता है कि कौन सा ऐसा महादेश है जहां एक भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है? एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। अब भविष्य में एक्टिव ज्वालामुखी आ जाए वो अलग बात हो सकती है। जैसे अभी आपने अगर रिसेंटली न्यूज़ सुना हो तो इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा है जो 12,000 सालों के बाद फटा है। तो वो संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि हम ज्योग्राफी में अभी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। फिर अंटार्कटिका से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसमें यह सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ कभी भूकंप नहीं आता है? तो वो जवाब आपका क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है। अच्छा, यहाँ पे मानव की आबादी वैसे भी बहुत कम है, तो जहाँ पे मानव कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भूकंप आ भी रहा हो तो हमें उसकी जानकारी अभी नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि सबसे कम, मतलब ना के बराबर लगभग भूकंप कहाँ पे आते हैं? अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। हमने अभी तक मैप के बारे में समझा, हमने एटलस के बारे में समझा, हमने कॉन्टिनेंट देख लिया। अब हम एक ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो धरती है उसमें कितने ओशियंस हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं।
देखिएगा आप लोग। चलिए दूसरा नक्शा लेते हैं हम लोग, अगर ये खुल पाए तो। ये काफ़ी गंदा है वैसे। चलिए वही हम लोग दोबारा जो हमने मैप लिया था उसी मैप से हम लोग दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा वो हमारे पास नक्शा। ठीक है, आप देख पा रहे हो। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप सबने इस नक्शे को देख लिया है, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछने वाला हूं। देखो, ठीक है, देखना, ध्यान देना आप सब। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर मैं बोलूं तो क्या ये एक होगा या अलग अलग होगा? इसका जवाब आप लोग क्या दोगे? अगर आप धरती को, मैं एक पेपर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये रहा, ये मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है। इस पेपर पर हमने धरती का ये फोटो बना रखा है। आप जानते हो कि धरती गोल है, और अगर मैं इस दोनों लाइन को इस तरह से जोड़ूं और ये दिखाऊं तो ये आप ग्लोब मान सकते हो। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और मैं इसको अगर फैला दूं तो ये दोनों जो लाइन अलग अलग थी वो दोनों लाइन एक हो जाएगी। तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? दोनों एक ही रेखा है। ठीक है, मतलब मैं ये समझाने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो महासागर इधर होगा वही महासागर हमें उस तरफ भी देखने को मिलेगा। तो जो हमारा पहला महासागर है उसे हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर। पहले महासागर को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं अटलांटिक महासागर। दूसरा महासागर क्या है? अटलांटिक। तीसरा महासागर भारत के जस्ट नीचे है जिसे हम लोग इंडियन ओशियन या हिंद महासागर भी बोलेंगे। चौथा जो महासागर है वो हमारा ऊपर की दिशा में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्कटिक ओशियन, चौथा। और पांचवा जो है वो सबसे नीचे की दिशा में होता है जिसे हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ओशियंस। तो ये 5 महासागर हो गया जो आपने देखा है। अगर इधर प्रशांत है तो इधर भी कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर ही होगा। ठीक है, अब समझते हैं इन सब से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो देखिए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को पूर्ण महासागर की संज्ञा दी गई है। तो सवाल है, पूर्ण महासागर किसे बोलते हैं? इन दोनों को क्या बोला जाता है? पूर्ण महासागर। पूर्ण महासागर उस महासागर को बोलते हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को टच करेगा, यानी कि दोनों को स्पर्श करता होगा। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे हम लोग पूर्ण महासागर बोल सकते हैं। तो प्रशांत और अटलांटिक दोनों कैसे हुए? पूर्ण महासागर। इसका यदि आप आकार देखोगे तो ये इस तरह से गया और ये इस तरफ से गया। मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये थोड़ा बहुत जो है ओवल शेप का आपको बनता हुआ दिखेगा। तो प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है? ओवल आकार का। ठीक है। दूसरा, अटलांटिक महासागर में आप देखोगे ना तो ये कुछ एस जैसा आकार बनाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है? एस। हिंद महासागर का आकार जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार आकार हो गया। दूसरा पॉइंट, आर्कटिक सर्कल को बोला जाता है, आर्कटिक सर्कल को एक नाम दिया जाता है छिपा हुआ महासागर। छिपा हुआ महासागर किसे बोलेंगे? छिपा हुआ महासागर बोला जाता है आर्कटिक ओशन। सो क्यों बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये अगर आप मैप में देखोगे तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, ये इजीली नहीं दिखता। जैसे बाकी हमें प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर वगैरह बहुत आसानी से दिख जाते हैं ना, वैसे आपको आर्कटिक नहीं दिखने वाला। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? छिपा हुआ महासागर बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद अगर एक टॉपिक छोटा सा अगर और